सो हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय आदि सर। इस रिवीजन सीरीज में जिसमें हमने लगभग 9-10 लेक्चर्स, सारे चैप्टर्स जितने इंपॉर्टेंट हो सकते थे, जितने टाइम में कवर करवा सकता था मैं उतने सारे चैप्टर्स और आंसर राइटिंग स्ट्रेटजी के बाद आज हम लोग इस रिवीजन सीरीज के लास्ट लेक्चर में पहुंचे हैं। इस लेक्चर में मैं तुमको करवाने वाला हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि कल आपके पेपर में आ सकते हैं। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और इनको मैं खुद छांट करके लाया हूँ, जिसमें मुझे जो लगता है कि जो क्वेश्चंस आने के चांसेस ज्यादा हैं। अगर किसी ने अभी तक पूरे अच्छे तरीके से भी नहीं पढ़ा, इतना टाइम मिला था उसके बाद भी हो सकता है कि आपने वो टाइम वेस्ट कर दिया हो, आपको लग रहा हो कि मेरे को लास्ट मोमेंट पे क्या ऐसा कुछ बता दो सर कि बस मैं उसको पढूं और पास हो जाऊं। तो इसमें टोटल 25 प्लस क्वेश्चन में रखा हूं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उस क्वेश्चन को अगर आप कवर करके जाते हो तो आपको पक्का है कि एग्जाम में क्वेश्चन उसके अंदर से ही देखने को मिलेगा। क्लियर है? और इसमें मैं रिसेंट ईयर के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रखा हूं क्योंकि उनके ही रिपीट होने का प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है ना। और इसके अलावा मैं इस पूरे जो सीरीज है, इस पूरे सीरीज में मैं सारे लेक्चर्स को कवर तो करवाया, लेकिन उसके साथ साथ इसमें हम लोगों ने एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करी। मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि एमसीक्यू प्रैक्टिस आप अपने तरफ से कर रहे होंगे और इस पूरे में मैं केवल थ्योरी क्वेश्चन का ही प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ, वो भी वो थ्योरी क्वेश्चंस जिनके आने का प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। क्लियर है? तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। पहली बात, कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमको यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट एंड सबसे फोरमोस्ट सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको देखने को मिल सकता है वो है एक्सप्लेन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को कैसे एक्सप्लेन करना है आपको। आंसर राइटिंग स्ट्रेटेजी में मैं आपको ये बता चुका हूँ कि आपको आंसर किस तरीके से लिखना है। यहाँ ये जो आंसर आपको लिखा हुआ है ये आंसर एक्चुअली में वहां पे आंसर लिखने वाला नहीं है। मैं बस आपको समझाने वाला हूँ कि अप्रोच क्या है, कौन कौन से कीवर्ड्स होने चाहिए जो कि आपको आपके आंसर में रखने हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं एक एक करके क्वेश्चंस के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। आप देख सकते हो कब आया है, 2024 में आया है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है? प्रोसेस है फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये आपका कीवर्ड है। ये पहला स्टेटमेंट आपका यही होना चाहिए। मैं क्या बोला था, डेफिनेशन के साथ शुरू करो। कहां पे होगा ये चीज? एंथर में। एंथर कंटेन पॉलन सैक लाइंड बाय टेपेटम। टेपेटम क्या करता है? प्रोवाइड्स नरिशमेंट। अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पूछा है, ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को आपको दिखाना है तो आप किस तरीके से दिखाओगे? कुछ इस तरीके से आपको इसको दिखाना पड़ेगा बाय द प्रोसेस ऑफ डायग्राम, है ना। तो डायग्राम आप कैसे बनाओगे? तो सेम इसी तरीके का जैसे आपको डायग्राम देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपको माइक्रोस्पोरोसाइट या फिर एमएमसी मेगास्पोर सॉरी माइक्रोस्पोर मदर सेल आपको देखने को मिलेगा। ये होगा 2n कंडीशन में, इससे होगा मियोसिस 1 कंप्लीट और फिर मियोसिस 2 कंप्लीट। बट ये होने के समय क्या होगा? कैलोज वॉल बनेगा और ये कैलोज वॉल के अंदर एक सेल से टोटल कितने सेल बन जाएंगे? 4, जिसको आप बोलोगे माइक्रोस्पोर टेट्राड। इस तरीके से आपको इसको एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। क्लियर है? और एक चीज यहाँ देखो, ईच माइक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगोज मियोसिस टू फॉर्म अ टेट्राड। 4 माइक्रोस्पोर्स इससे बनते हैं। These microspore later develop into pollen grains when which are male gametophyte। देखो यहाँ पे ये रहा आपका माइक्रोस्पोर, ये माइक्रोस्पोर से बनेगा वेजिटेटिव सेल, देन ये बाइसेलुलर पॉलन बना, फिर ट्राइसेलुलर पॉलन बना। बाइसेलुलर कैसे? तो इसके पास एक वेजिटेटिव सेल और दूसरा क्या आ जाएगा? जनरेटिव सेल। बाद में जनरेटिव सेल फिर से डिवाइड हो जाएगा और क्या बन जाएंगे? 2 स्पर्म के सेल बन जाएंगे। क्लियर है? इस तरीके से आपको ये प्रोसेस याद रखना है। आगे आ जाओ। अगला जो क्वेश्चन मेरे को लगता है इंपॉर्टेंट है और बच्चे छोड़ सकते हैं वो है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। ये कब आया था? 2023 में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा था कि सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी एक्चुअली होता क्या है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी क्या है? सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी इज जेनेटिक मैकेनिज्म इन फ्लावरिंग प्लांट दैट प्रिवेंट्स क्या चीज? सेल्फ पॉलिनेशन। मतलब सेल्फ पॉलिनेशन से बचाने के लिए किया गया जो प्रोसेस है दैट इज सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। मतलब अपने ही स्टिग्मा ने अपने ही पॉलन को रिजेक्ट कर दिया ताकि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट किया जाए। तो याद रखना ये क्यों हुआ है? टू प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन। ये याद रखना है आपको, ये आपके आंसर में होना चाहिए, है ना। इंपॉर्टेंट कीवर्ड ये देखो यहाँ लिखा है ना, प्रमोट्स क्रॉस पॉलिनेशन। ये आपका कीवर्ड है, ये आपको होना ही चाहिए आपके आंसर में। क्लियर बात है? देन pollen from the same plant is unable to fertilize the ovule due to recognition protein। it prevents क्या प्रिवेंट हुआ इससे? इनब्रीडिंग डिप्रेशन प्रिवेंट हुआ। मतलब बार बार जो सेम कैरेक्टर रिपीट हो रहे थे वो अब रिपीट नहीं होंगे। एंड मेंटेन्स, किस चीज को मेंटेन किया जाएगा? जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो यहाँ पूछा गया था ना सिग्निफिकेंस क्या है, तो ये सिग्निफिकेंस यही 2 चीज है कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं होगा और जेनेटिक डाइवर्सिटी को मेंटेन किया जाएगा। क्लियर हुआ? आगे आ जाए। मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, इसलिए मैं फटाफट आपको सारे क्वेश्चन बताते जा रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन वापस आ जाओ। ये क्वेश्चन तो सबको ही पता है कि ये क्वेश्चन आने ही वाला है।
क्या है, देखो 2025 में भी रिपीट हुआ था। क्लियर है, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ऐसे क्वेश्चन जिनका फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, आपको उसको ध्यान देके जाना ही जाना है। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? डबल फर्टिलाइजेशन याद करोगे तो मैं इसको क्लास में भी पढ़ाते समय आपको समझाया था। डबल फर्टिलाइजेशन कैसे हुआ था तो याद करो, एक तो है एग, एग के साथ आपका स्पर्म सेल, स्पर्म सेल बोलो, या फिर आपका मेल गैमेट, है ना, याद है, स्पर्म सेल बोलो या फिर आप इसको क्या बोले थे, मेल गैमेट। ठीक है, पॉलन ग्रेन से दो मेल गैमेट आए थे, तो वही है एग और इसके साथ मेल गैमेट मिल करके आपका क्या बनाया था, जाइगोट। जाइगोट समझ में आ रहा है? दिस वाज नोन एज सिनगैमी, इसको आप सिनगैमी बोले थे। ठीक है, ये किस कंडीशन में चला गया, 2n कंडीशन, आपका फर्टिलाइजेशन नंबर 1। दूसरे फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ था, आपके पास हुआ था सेकेंडरी न्यूक्लियस। अब मैं पूरा पढ़ाने वाला नहीं हूं, बस मैं आपको लास्ट में समझा दे रहा हूं। सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ मेल गैमेट नंबर 2, जो दूसरा मेल गैमेट था, ये फर्टिलाइज किया था एंड देन इट कन्वर्टेड इनटू PEN, दैट इज एंडोस्पर्म, इससे बना हुआ था एंडोस्पर्म। क्लियर है बेटा? और यहाँ पर ये किस कंडीशन में चला गया था, 3n कंडीशन में। ये है आपका फर्टिलाइजेशन नंबर 2। फर्टिलाइजेशन 1 और फर्टिलाइजेशन 2 से क्या क्या बना आपको पता होना चाहिए कि एक से बना था जाइगोट और दूसरे से बना था एंडोस्पर्म। जब आप इसका आंसर लिखोगे तो आंसर आप इसका लिखोगे कैसे, आप इसका आंसर लिखने वाले हो पॉइंट वाइज, समझ में आ रहा है ना? आप इसका आंसर ऐसे पॉइंट वाइज लिखोगे कि सिनगैमी क्या होता है, ट्रिपल फ्यूजन क्यों बोला गया, है ना, क्या हुआ है, क्यों इसको डबल फर्टिलाइजेशन बोला गया, तो वही चीज है। देखो सिनगैमी क्यों बोला गया, एक मेल गैमेट फ्यूज हुआ था एग सेल के साथ टू फॉर्म जाइगोट, आपको अच्छे से लिखना है ना, एंड डायग्राम भी यहाँ पे आपको इस तरीके से बनाना है। अगर आप इसका डायग्राम भी अच्छे से देख रहे हो, स्टडी करोगे तो भी आपको ये समझ में आएगा। देखो यहाँ पे आपको दिखेगा, देखो डबल फर्टिलाइजेशन में आपको दिख रहा होगा कि एक तरफ जाइगोट बन गया और दूसरे तरफ ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बना है। क्लियर है? तो आपको एक 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 फर्टिलाइजेशन इस तरफ और दूसरा फर्टिलाइजेशन इस तरफ, चूंकि एम्ब्रियो सैक के अंदर में दो फर्टिलाइजेशन देखने को मिल रहा है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन डिस्कवर्ड बाय SG नवासीन। और ये याद करके जाना बेटा प्लीज, ये क्वेश्चन बाहर से भी पूछा जा सकता है ना एग्जाम के। ठीक है, यहाँ तक दिमाग में जा रहा है, आगे आ जाओ देन। ठीक है, ये आपको डबल फर्टिलाइजेशन समझ में आ गया। मैं बस इतना चाह रहा हूँ कि आपके दिमाग में ये सारी चीजें चली जाए कि कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आ जाओ, अगला जो इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, oogenesis। ये आपको देखने को मिल रहा है, पक्का से 3 मार्क्स का क्वेश्चन देख लेना आप एग्जाम में। ठीक है, 2022 में भी ये आया था। ठीक है, oogenesis में क्या होता है, तो आपको पता है oogenesis इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट इन द ओवरीज, ओवरीज में देखने को मिलेगा। तो यहाँ से ये सारी इंपॉर्टेंट लाइंस हैं। स्टेजेस कौन कौन से आते हैं, तो पहला आता है मल्टीप्लीकेशन फेज, जिसमें क्या होता है, ऊगोनिया माइटोसिस करके फीटल लाइफ के अंदर ही किसमें कन्वर्ट हो जाता है, प्राइमरी ऊटिड में कन्वर्ट होता है। समझ में आ रहा है? या फिर यहाँ देखो प्राइमरी ऊसाइट। ठीक है, देन आगे आ जाओ, ग्रोथ फेज आता है, ऊगोनिया डेवलप होता है इनटू प्राइमरी ऊसाइट। देन मैच्योरेशन फेज आएगा, जिसमें प्राइमरी ऊसाइट अंडरगोज मियोसिस 1 एंड सेकेंडरी ऊसाइट बनेगा, प्लस क्या बनेगा, पोलर बॉडी, एंड मियोसिस 2 कंप्लीट होगा ओनली आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये आपको सारा बेसिक बात यहाँ पे समझाया गया। सेम जब आपको एग्जाम में आएगा तो क्या आप खाली ऐसे ही लिख के आ जाओगे, द आंसर इज नो। आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से क्या बनाना पड़ेगा, फ्लो चार्ट। मैंने आज के क्लास में आपको समझाया भी था आंसर राइटिंग स्ट्रेटेजी में। क्लियर है कि आपको फ्लो चार्ट कैसे बनाना है। देखो ऊगोनियम 2n कंडीशन में था, माइटोसिस हुआ, प्राइमरी ऊसाइट बना, कब बना, बिफोर बर्थ। ठीक है, देन मियोसिस कंटिन्यू हुआ, यहाँ से मियोसिस नंबर 1, आपका मियोसिस 1 स्टार्ट हुआ है, बट ये अरेस्ट हो गया था, अगर आपको याद हो, ये बीच में रुक गया। बीच में कब तक रुका था, जब तक क्या ना पहुंच जाए, प्यूबर्टी। प्यूबर्टी पहुंचने के बाद क्या हुआ, प्राइमरी ऊसाइट से क्या बन गया, सेकेंडरी ऊसाइट यहाँ पे बना, एंड देन वापस से डिवीजन स्टार्ट हुआ। बट ये फिर से मियोसिस डिवीजन जो सेकंड स्टार्ट हुआ, ये फिर से रुकेगा। कब तक रुकेगा, जब तक स्पर्म ना आ जाए। स्पर्म जैसे ही आएगा फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन होकर के दूसरा पोलर बॉडी, ये देखो ये पोलर बॉडी पहला यहाँ बना था, दूसरा पोलर बॉडी, एंड यहाँ पे आपका आ गया एग। क्लियर है? तो ये है आपका oogenesis, जो कि 3 नंबर में आपसे पूछेगा। याद रखना है कि आपको थ्योरी तो लिखना ही है, थ्योरी तो लिखना ही है, उसके साथ साथ आइदर आपको डायग्राम बनाने हैं, आइदर डायग्राम बना दो, और अगर डायग्राम नहीं है तो फिर किसके ऊपर आ जाओ, फ्लो चार्ट। आपको फ्लो चार्ट बनाने हैं। क्लियर है? आ जाओ, अगला जो इंपॉर्टेंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, बाप रे 5 नंबर का क्वेश्चन आपको निश्चित है, ये 5 मार्क्स में किसी ना किसी सेट में आप पक्का जाके देखना, आपको ये मिल जाएगा। क्लियर है? मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अ मंथली साइकिल इन फीमेल्स दैट प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर प्रेगनेंसी एंड इन्वॉल्व्स हार्मोनल रेगुलेशन। मतलब इसमें ना तो आपको सिर्फ प्रेगनेंसी के लिए काम कर रहा है वो पढ़ना है, बल्कि आपको ये भी बताना है कि कौन कौन से हार्मोन यहाँ पे काम कर रहे हैं। कितने फेजेस होते हैं, 4। कौन कौन से 4 है, पहला है मेंस्ट्रुअल फेज, दूसरा फॉलिकुलर, तीसरा ओव्यूलेटरी, और चौथा ल्यूटियल। 4 फेज है। अब आपको ये भी याद रख के जाना है कि किस फेज में क्या हो रहा है। तो मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है, सेडिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ द यूट्रस एंड लीड्स टू मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। सेकंड है फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर में क्या हुआ था, डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था, है ना। तो ग्रोथ एंड मैच्योरेशन ऑफ ओवेरियन फॉलिकल, दैट इज याद होगा प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, और देन सबसे इंपॉर्टेंट फॉलिकल बनता है ग्रेफिन फॉलिकल।
याद रखना है आपको इस चीज का, ठीक है। इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ किसका, हार्मोन बोला था एस्ट्रोजन, विच बिल्ड्स द, किसको बिल्ड करना चालू किया, एंडोमेट्रियम को। थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट फेज आ गया आपका ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज कब आता है, डे 14 पे आता है। सडन इंक्रीज इन एलएच, इसी को आप क्या बोलते हो, एलएच सर्ज। एलएच सर्ज का भी एक क्वेश्चन निश्चित है आपको मिलेगा, एलएच सर्ज देखना। कॉजेज रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ओवरी, क्लियर। ल्यूटियल फेज में क्या होगा, तो फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम होगा, जो कि एक हार्मोन सिक्रेट करेगा जिसका नाम क्या है, प्रोजेस्टेरॉन। प्रिपेयर्स किस चीज को, यूट्रस फॉर इम्प्लांटेशन। इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट और कन्वर्ट किस में हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस एल्बिकेंस, क्लियर है। अब ये आपको पूरा पढ़ा दिया गया। मेंस्ट्रुअल साइकिल डायग्राम क्या है, ये देखो यही है डायग्राम। आपको कुछ इस तरीके से इसका डायग्राम बना लेना है, या तो यहाँ नीचे अगर आपको ध्यान हो, ये वाला जो डायग्राम है नीचे है ना, यहाँ से तो आप अलग अलग डायग्राम बना सकते हो। याद होगा अगर आपको कि यहाँ से एंडोमेट्रियम का लाइनिंग सेट होता है, देन एंडोमेट्रियम के लाइनिंग का इंक्रीज होता है, यहाँ जाकर के वो अपने पीक पे जाता है, अगर वो डीजनरेट होता है तो वापस से नीचे चला जाता है, क्लियर। इतना बात तो आपको पता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। बट ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सारा चीज आपको भी पता है। यहाँ पे वही चीज को समझाया भी गया कि जब मेंस्ट्रुएशन हो रहा था तो यहाँ पे ब्लीडिंग दिखाया गया है। फॉलिकुलर फेज में आपको दिखाया गया कि जो एंडोमेट्रियम का लाइनिंग है वो एकदम ठीक है, धीरे धीरे उसको वापस से बनाया जा रहा है। ओव्यूलेशन के समय में देखो तो एंडोमेट्रियम का लाइनिंग डेवलप हो गया है लगभग लगभग, है ना। और ओव्यूलेशन के बाद एंडोमेट्रियम का लाइनिंग ल्यूटियल फेज में ज्यादा थिक हो गया। क्यों हुआ ज्यादा थिक, क्योंकि इस समय पे आपको मिलेगा हार्मोन जिसका नाम क्या है, प्रोजेस्टेरॉन। यही चीज यहाँ पे हार्मोन्स के बारे में भी दिखा रहा है, देखो एलएच, एफएसएच, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, टोटल 4 हार्मोन यहाँ पे काम करते हैं। अगर आप देखोगे तो मिड साइकिल दैट इज ओव्यूलेशन के समय कौन सा डे है, ये 14th डे रहेगा, और इस समय में एलएच अपने पीक पे रहेगा एंड दिस इज कॉल्ड एलएच सर्ज, क्लियर बात है। ओवरी में क्या क्या होगा, शुरू में फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा है, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल एंड देन ग्राफियन फॉलिकल, जिस जो कि रप्चर होकर के, रप्चर हुआ कब, रप्चर होगा ओव्यूलेशन के समय, और क्या रिलीज हो जाएगा, एग, क्लियर बात है अभी यहाँ तक का बात। और अगर अगर यहाँ पर जो ये बचे हुए चीजें हैं, जो बचे हुए चीजें मतलब जो आपका ग्रेफिन फॉलिकल था उसके रिमेनिंग पोर्शन ने आगे जाके क्या बना लिया, कॉर्पस ल्यूटियम। जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम आएगा, इसका जो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल है वो आपको क्या देखने को मिलेगा, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ नीचे देखो ये संतरा कलर वाला है ना, ये आपको लेवल उसका हाई देखने को मिलेगा। देन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम रिग्रेसिंग यानी कि टूटने लगेगा, और टूट करके वो वापस क्या बना लेगा, कॉर्पस एल्बिकेंस। हर चीज यहाँ से आपको समझा दिया गया, क्लियर। आगे आ जाओ, अब आज आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है व्हाई आर ह्यूमन टेस्टिस लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। अगर कोई बच्चे ऐसे हैं जिनको ऐसा लग रहा है कि उनको ये टॉपिक्स आते हैं, तो मैं फिर से बोलूंगा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके कम से कम सारे क्वेश्चंस को देख लेना कि कौन कौन से क्वेश्चन के आने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, क्लियर है। आ जाओ, व्हाई आर ह्यूमन टेस्टिस लोकेटेड आउटसाइड द स्क्रोटम, स्क्रोटम एब्डोमिनल कैविटी में बाहर में, स्क्रोटम में क्यों है, कब आया ये क्वेश्चन, 2024 में आया। देखो स्क्रोटम करता क्या है, हेल्प्स इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस, टेस्टिस का टेम्परेचर कम रख रहा है, कितना कम, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रखता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से, है ना। देन लोअर टेम्परेचर इज इसेंशियल, क्यों चाहिए भाई कम टेम्परेचर, तो ये जरूरी है किस चीज के लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, अ प्रोसेस ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन एज नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इनहिबिट्स इट, यानी कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर में आप स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं कर सकते, आपको टेम्परेचर क्या चाहिए, लोअर चाहिए, ये याद रखना, यही आपका कीवर्ड हो गया, क्लियर। आगे आ जाओ, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मेरे को लगता है कि यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, है ना। देखो सीबीएसई 2024 एसटीडीज क्या होते हैं, एसटीडीज आपको पता है इसका फुल फॉर्म क्या है, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड ट्रांसमिटेड डिसऑर्डर्स या फिर डिजीजेस, क्लियर है ना, ये आपको याद रख के जाना है, ठीक है। वही चीज यहाँ लिखा है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस आर इन्फेक्शंस ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट। इसके एग्जांपल दो हो सकते हैं, एक होता है गोनोरिया और दूसरा है एड्स। गोनोरिया जो है वो कैसा है, बैक्टीरियल डिजीज है, मतलब कि बैक्टीरिया के द्वारा कॉज किया गया। सिम्टम क्या है, डिस्चार्ज होगा, पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन, यूरिनेशन के समय पेन आएगा। एड्स में क्या होता है, कॉज्ड बाय एचआईवी वायरस है, और ये वीक कर देता है किसको, पूरे इम्यून सिस्टम को ही वीक कर देता है। अब यहाँ पे आ जाओ, ये एक सिंगल एक डायग्राम में, एक इसमें आप इसको देख सकते हैं, इस इमेज में सब कुछ बता दिया इसके बारे में कि एसटीडीज क्या होता है। तो भाई इसका डेफिनेशन क्या है, इन्फेक्शियस इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड प्राइमरली थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट, आल्सो नोन एज वेनरल डिजीज, रिप्रोडक्टिव टीआई इन्फेक्शंस, है ना। अर्ली डिटेक्शन जरूरी है। कॉमन एग्जांपल आपके बैक्टीरियल, वायरल और पैरासाइटिक हो सकते हैं। बैक्टीरिया के अंदर आपको गोनोरिया, सिफिलिस, है ना, क्लमाइडियासिस, ये सब मिलता है। वायरल के अंदर में आपको जेनाइटल वॉर्ट्स, हर्पिस, एचआईवी, हेपेटाइटिस बी, ये सब देखने को मिलता है। और पैरासाइटिक में जाओगे तो ट्राइकोमोनियासिस। मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, तो इन्फेक्टेड पर्सन से जा सकता है ना। कैसे जा सकता है, तो भाई अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट हो सकता है, इन्फेक्टेड ब्लड या नीडल से जा सकता है, मदर से फीटस जा सकता है, या फिर एचआईवी के रेजर हो गए, या फिर कोई सेविंग क्रीम हो गया, ये सब चीज है ना,
ये ससेप्टिबल पर्सन, जो भी ये सब चीज यूज कर रहा है किसी का भी, वो क्या हो जाएगा, ससेप्टिबल पर्सन होगा। देन हमको आगे क्या बता रहे हैं, बहुत ध्यान से देखना इस चीज को, क्लियर है। देखो कॉमन सिम्टम इसके क्या क्या है। कॉमन सिस्टम भाई फीमेल में होता है कि अनयूजुअल डिस्चार्ज होगा, पेल्विक इचिंग, बर्निंग, यूरिनेशन, ये सब देखने को मिलेगा। मेल में क्या होगा, डिस्चार्ज होगा फ्रॉम पेनिस, बर्निंग, यूरिनेशन, इचिंग, ब्लिस्टर्स, ये सारे देखने को मिलेंगे। प्रिवेंशन कंट्रोल, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं एसटीडीज को, भाई करेक्ट एंड कंसिस्टेंट कॉन्डम यूज होना चाहिए, अवॉइड शेयरिंग नीडल्स, है ना। देन लिमिटेड नंबर ऑफ पार्टनर्स, देन रेगुलर स्क्रीनिंग एंड अर्ली ट्रीटमेंट, और तीसरा भाई पांचवा भाई वैक्सीनेशन, है ना। ट्रीटमेंट क्या हो सकता है भाई, बैक्टीरियल और जो है ये तो क्योरेबल है बाय एंटीबायोटिक्स। वायरल वाले जो है इनमें दिक्कत होता है, क्यों, एंटीवायरल्स कई बार इनका क्योर भी नहीं हो पाता, नॉट क्योर्ड, जैसे कि हर्पीस और एचआईवी, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन इफ अनट्रीटेड तो क्या होगा, पीआईडी देखने को मिल सकता है ना, इनफर्टिलिटी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, कैंसर रिस्क, ये सारी चीज आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक बात है, एसटीडीज क्लियर, आगे आ जाओ। अगला जो क्वेश्चन है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ एलएच सर्ज। मैं भी बताया आपको एलएच सर्ज के ऊपर एक क्वेश्चन मेरे को लग रहा है इस साल बनने ही वाला है, ठीक है। 2023 में भी इससे पूछ चुका है क्वेश्चन। क्या होता है एलएच सर्ज, तो रैपिड सिक्रेशन ऑफ एलएच लीडिंग टू इट्स मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग मिड साइकिल इज कॉल्ड एलएच सर्ज। अगर मिड साइकिल में ओव्यूलेशन के समय में पीक पे चला जाए हार्मोन, दिस इज कॉल्ड एलएच सर्ज, ठीक है। इट इंड्यूसेस, क्या करता है ये, रप्चर करवा देता है किसका, ग्रेफेन फॉलिकल का, एंड देयरबाय रिलीज द ओवम। ग्रेफेन फॉलिकल जो रप्चर होता है वो कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है, और आगे जाके वो कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरॉन। ये सब चीज आपको याद होना चाहिए एकदम टिप पे। आगे आ जाओ। अगला है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हम लोग किससे प्रूफ कर सकते हैं, तो सबसे पहली बात आप याद रखो, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट 2024 में पूछा, इसको सिर्फ आप एक ही तरीके से प्रूफ कर सकते हो, वो है डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस, इसका मतलब आप क्या सीखे, कि मैं ये भी बोलना चाहता हूं कि हो सकता है इस बार आपके साथ डाई हाइब्रिड क्रॉस पूछ दे, हो सकता है आपको ये 3 मार्क्स में मिल जाए, और हो सकता है यही क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स में मिल जाए, क्लियर है। 5 मार्क्स से मिलता है तो आपको पूरा डब्बा बनाना पड़ता है कुछ इस तरीके से, जो मैं आपको यहाँ पे बना के दिया हुआ हूँ। आप इस तरीके से आप यहाँ से इसको एक बार क्या कर लो, रिवाइज कर लो, देख देख के पढ़ लो। इट स्टेट्स दैट when two pair of traits are combined in a hybrid, segregation of one pair of character is independent of the other pair of character during गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन के समय में जो कैरेक्टर पेयर हैं वो एक दूसरे के सेग्रीगेट हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, दिस इज कॉल्ड व्हाट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। बट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या बोलता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोलता है कि जब भी आपके कैरेक्टर्स आएंगे वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं करेंगे। कहने का मतलब आर आर वाई वाई। अब ध्यान से देखो, यहां से क्या क्या कैरेक्टर आएगा, आर आर से आएगा राउंड, है ना, और वाई वाई से क्या आएगा, येलो। मतलब यहाँ पे राउंड है या नहीं है, इस बात से येलो को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर यहाँ पे राउंड ना भी होता तो भी ये येलो अपने आप को एक्सप्रेस किया होता। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। किस में देखने को मिलता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस में ही देखने को मिलेगा, क्लियर। यहाँ से आप एक बार रिवाइज करो, आगे आओ। ये क्वेश्चन ध्यान से देखना, क्या क्वेश्चन है ये, ट्रांसक्रिप्शन 2022 में आया था, और उसके बाद फिर आपका अभी रिपीट होने का चांसेस है कि 2026 में आपको ये देखने को मिलेगा, क्लियर है। ट्रांसक्रिप्शन क्या है, प्रोसेस है किस चीज का, सिंथेसिस ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए टेम्पलेट, है ना, क्लियर हुआ। ये आपका क्या हो गया, डेफिनेशन बेसिक सा, क्लियर है। अब इस डेफिनेशन के बाद आपको उसके प्रोसेस समझाने हैं, तो स्टेप्स क्या क्या है इसके अंदर। तो सबसे पहला इनिशिएशन, देन इलोंगेशन, देन टर्मिनेशन। इनिशिएशन में क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू प्रमोटर रीजन विद द हेल्प ऑफ फैक्टर। कौन सा फैक्टर है यहाँ पे है बेटा सिग्मा, याद रखना सिग्मा इसमें चालू करवाता है। ये देखो यहाँ डायग्राम भी मैं आपको दिया हुआ हूँ, ये डायग्राम आपको बनाना ही पड़ेगा अगर ये क्वेश्चन आता है तो, डायग्राम आपको मस्ट है, मस्ट, क्लियर बात है। इनिशिएशन फर्स्ट स्टेप, देन इलोंगेशन, देन टर्मिनेशन, क्लियर है। देन इलोंगेशन में क्या होगा, आरएनए स्ट्रैंड सिंथेसाइज होने लगेगा, इलोंगेट होगा, और टर्मिनेशन में क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज डिटैच होगा, किसके मदद से, रो फैक्टर, याद रखो रो, क्लियर है। ये फैक्टर आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, दिमाग में जा रहा है, आगे आओ। अब यहां से एक क्वेश्चन आ गया भाई लैक ऑपेरेंट के ऊपर। लैक ऑपेरेंट के ऊपर अगर क्वेश्चन है, आपको बहुत ध्यान से देखना है बेटा। व्हाट इज लैक ऑपेरेंट पूछा है, क्या होता क्या है ये, एक्सप्लेन द रोल ऑफ इंड्यूसर। इंड्यूसर इसमें क्या काम करता है, अगेन देख लो 2023 में आया था, फिर से रिपीट हो सकता है 2026 में, अच्छे से पढ़ के जाओ। ओपेरॉन एक्चुअली क्या होता है, एक पॉलीसिस्ट्रोनिक स्ट्रक्चरल जीन है, रेगुलेटेड बाय अ कॉमन प्रोमोटर एंड रेगुलेटरी जीन, इसको हम लोग ओपेरॉन बोलते हैं। पॉलीसिस्ट्रोनिक स्ट्रक्चरल जीन है, लेकिन हम लोग यहाँ पे इसका नाम लैक क्यों रखे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो इंड्यूसर है वो कौन है, लैक्टोज है, समझ में आ रहा है। और भी कोई ओपेरॉन हो सकता है क्या, हाँ ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन हो सकता है, टीआरपी बोलते हैं उसको, क्लियर है, याद रखना। अब इसके दो कंडीशन हो सकते हैं, एक होता है स्विच ऑफ, याद रखो इस चीज को, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, स्विच ऑफ, और दूसरा हो सकता है क्या चीज, स्विच ऑन। ये मैं क्लास में भी आपको अभी इसी सीरीज में पढ़ाया था, आप जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। देन इसमें क्या हुआ, तो आपका ये इंड्यूसर का जीन है, इंड्यूसर जीन ने क्या बनाया, रिप्रेसर एमआरएनए बनाया, और इससे क्या बना, रिप्रेसर। अब ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है, ये रिप्रेसर प्रोटीन जाके बाइंड कहाँ पे हुआ है, ऑपरेटर रीजन, और ऑपरेटर रीजन पे बाइंड होने के कारण हुआ क्या, ये जो आपका आरएनए पॉलीमरेज था ये आगे नहीं बढ़ पाया। आगे नहीं बढ़ पाया तो ना तो इसका आरएनए बना और ना फिर इनसे प्रोटीन बना, कुछ नहीं, मतलब ये पूरे का कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं हुआ, क्लियर बात है। क्यों, क्योंकि ये स्विच ऑफ है।
हमारा इंड्यूसर अवेलेबल ही नहीं है। बट यहाँ देखो, इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, जैसे ही हमारा इंड्यूसर आ जाएगा तो हमारा रिप्रेसर एमआरएनए बना, ये बना रिप्रेसर प्रोटीन। बट इस रिप्रेसर प्रोटीन को ऑपरेटर तक जाने नहीं देगा। क्यों नहीं जाने देगा? क्योंकि यहाँ पे हमारा कौन अवेलेबल है? इंड्यूसर। इंड्यूसर किसको इनएक्टिवेट कर दिया? इनएक्टिव कर दिया। किसको? रिप्रेसर को। रिप्रेसर ऑपरेटर तक नहीं गया। नहीं गया, इससे क्या हुआ कि हमारा आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ा, जेड से एमआरएनए, वाई से एमआरएनए, ए से एमआरएनए बना लैक एमआरएनए। और लैक एमआरएनए से 3 अलग अलग प्रोटीन बने हैं, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमीएज और ट्रांसएसिटाइलेज। क्लियर है? यहां तक दिमाग में जा रहा है? स्विच ऑफ कब बोलते हैं, स्विच ऑन कब बोलते हैं? लैक्टोज एक्ट एज इंड्यूसर, इंड्यूसर के जैसे काम कर रहा है। इट बाइंड्स टू द रिप्रेसर प्रोटीन, इनएक्टिवेटिंग इट एंड अलाउिंग आरएनए पॉलीमरेज टू एक्सेस द प्रमोटर टू इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन। मतलब आप क्या करोगे, इंड्यूसर जब वहां पे प्रेजेंट रहता है तो वो रिप्रेसर प्रोटीन को क्या कर देता है? इनएक्टिवेट कर देता है। इनएक्टिवेट होने के कारण आरएनए पॉलीमरेज को एक्सेस मिलता है और वो ट्रांसक्रिप्शन को आगे बढ़ाता है। क्लियर है? इस वीडियो को मैं थोड़ा स्पीड अप कर रहा हूं, अगर आपको ना समझ में आए तो आप इसको धीरे करके देख सकते हो और दूसरा दोबारा रिपीट पे देख सकते हो, है ना? ठीक है, आगे आओ। अगला जो क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, वो है डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन में डार्विन ने बोला क्या क्या था और वो कौन कौन से प्रिंसिपल थे जिसके ऊपर वो बात किया था। तो डार्विन प्रपोज दैट इवोल्यूशन अकर्स थ्रू नेचुरल सिलेक्शन में क्या बोला था? नेचुरल सिलेक्शन मतलब नेचर ने सेलेक्ट किया। नेचर ने सेलेक्ट किया। नेचर सेलेक्ट किया का मतलब क्या होता है? आपने अपने आप को इतना बेहतर अपने आप का अडेप्ट करके रखा था कि नेचर ने आपको सेलेक्ट किया, है ना? मेन पॉइंट क्या है इसमें? ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस मोर ऑफस्प्रिंग, दैट इज यहाँ पे देख लो ओवर प्रोडक्शन देखने को मिलेगा, मिल गया फर्स्ट, ये है प्रिंसिपल इसके। दूसरा है लिमिटेड रिसोर्सेज लीड टू स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, जो आपको देखने को मिलेगा अडेप्टेशन में। लिमिटेड रिसोर्सेज है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होना चाहिए बोला था वो, एंड द ट्रेड्स आर पास्ड ऑन टू नेक्स्ट जनरेशन। इसके 4 प्रिंसिपल जो देखने को मिले थे वो क्या क्या थे? ओवर प्रोडक्शन, वेरिएशन आएगा बोला था, देन अडेप्टेशन, याद है आपको अडेप्टेशन के लिए किसका बात हो रहा है? ये इंडस्ट्रियल मेलानिज्म पढ़ा के आया था आपको। देन आएगा सिलेक्शन, याद करो ये लेमार्क का कॉन्सेप्ट था, लेमार्क, ये जिराफ वाला, याद है आपको कि नहीं? ठीक है, आ गया। अब अगला क्वेश्चन जो आपको पूछ सकता है वो है हार्डी विनबर्ग। हार्डी विनबर्ग का इस बार मेरे को लग रहा है कि आएगा ही आएगा। देखो कब आया हुआ है? 2020। इस बार ये निश्चित है, आपको 3 मार्क्स में देखने को मिल रहा है, पक्का देख लो। आप एग्जाम देके आना और देन इस वीडियो के नीचे कमेंट करना कि सर आप जो पढ़ाए थे उससे आया कि नहीं आया। सिंपल बात इतना ही है। पूरा सिलेबस तो मैंने कवर नहीं किया, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पूरे सिलेबस का क्वेश्चन बता सकूं कि कौन कौन से क्वेश्चन है जो कि आपके आ सकते हैं। क्लियर है? देखो हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल में हुआ क्या था? हार्डी विनबर्ग ने बोला था कि अलील फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट, अलील फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगा इफ नो इवोल्यूशन अकर, अगर इवोल्यूशन नहीं होता है तो अलील का फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा, यानी जिसके अंदर जो कैरेक्टर है वो वैसे के वैसे ही मेंटेन रहेंगे अगर इवोल्यूशन नहीं होता है तो ऐसे कंडीशन में क्या हुआ? हार्डी विनबर्ग के बोलने हुए के कंडीशन के द्वारा 3 अलग अलग कंडीशन देखे गए। एक देखा गया स्टेबलाइजिंग। स्टेबलाइजिंग का मतलब क्या होता है? स्टेबलाइजिंग का मतलब होता है कि आप में जैसा जीन था वैसा का वैसा ही कंटिन्यू हुआ, क्योंकि कोई इवोल्यूशन हुआ ही नहीं। जैसा पेरेंट्स में जीन था वैसा का वैसा ही जीन कंटिन्यू हो रहा है बच्चों में। दूसरा होता है बेटा डायरेक्शनल। डायरेक्शनल मतलब जब किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज को बढ़ावा मिले, नेचर उसे फेवर करे, है ना, वो नेचर में उस तरीके से अडेप्ट हुआ है कि नेचर को उसको फेवर करना पड़ा, तो केवल उसका ग्रोथ देखने को मिलेगा और उस टाइप के ग्रोथ को बोला जाएगा डायरेक्शनल। क्लियर है? और देन आता है आपका डिसरप्टिव। डिसरप्टिव में क्या होता है? डिसरप्टिव में ये होता है कि नेचर में एक ही टाइम पर 2 अलग अलग स्पीसीज को फेवर किया गया। क्यों? दोनों ने अपने आप को बेस्ट तरीके से अडेप्ट करवाया था। क्लियर है? वही चीज आपको यहाँ पे समझाता है कि इक्वेशन के थ्रू, दैट इज पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी कि कोई भी चेंज नहीं होगा तो जो आपका इवोल्यूशन है उसके कारण अलील फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। ठीक है? कंडीशंस क्या है, कब होगा ये, क्या कंडीशन होते हैं? तो यहाँ पर वैसे तो मैं आपको ये समझा ही दे रहा हूँ, यहाँ पे आ जाओ, डायग्राम के थ्रू भी मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, इस चीज को आपको अच्छे से देख के जाना है दोस्त। यहाँ देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम, कौन कौन से फैक्टर है? ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम को अफेक्ट कर सकते हैं। तो मैं पढ़ाया था जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो हो सकता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन अगर आ गया, सडन चेंज, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हुआ, कोई नया जीन बन रहा है, एंड 5वां क्या चीज? नेचुरल सिलेक्शन। अगर नेचुरल सिलेक्शन होता है, नेचर ने सेलेक्ट किया, देन उसके बाद हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम आपको अलग चेंज होता हुआ दिखाई देगा। क्लियर? आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन जो मेरे को लगता है जो कि आएगा ही आएगा वो है आपका मलेरिया पैरासाइट। क्लियर है? लास्ट ईयर भी ये चीज आया था, इस ईयर भी मेरे को देखने को लग रहा है कि ये किसी ना किसी तरीके से पूछ सकता है। इसके अलावा मलेरिया पैरासाइट के अलावा आप प्लीज कैंसर और एड्स, इन दोनों को भी अच्छे से पढ़ के जाना। मेरे को लग रहा है कि इन दोनों का भी प्रोबेबिलिटी हाई है। क्लियर है? मैंने इनको यहाँ इंक्लूड नहीं किया है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ आपको, याद रखना कि कैंसर और एड्स ये भी आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, एक बार कवर कर लेना।
ठीक है। हाउ डज मलेरिया पैरासाइट प्लाज्मोडियम फीवर इन ह्यूमंस, कैसे कॉज करता है वो, तो देखो व्हेन प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाइज इन आरबीसी, जैसे ही वो आरबीसी में पहुंचेगा, कैसे कैसे पहुंचता है ये आपको याद करना पड़ेगा ना। यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू मैं समझा भी दिया हूँ, देखो यहाँ पे आपको मैं समझा दूं एक बार, आ जाओ यहाँ देखो, आपको अगर नहीं याद है तो देख लो। पहले इन्फेक्शन होता है, मॉस्किटो जैसे ही काटेगा इन्फेक्शन होगा, बॉडी में क्या बनेंगे, स्पोरोजॉइट्स बनेंगे। ये स्पोरोजॉइट्स कहां तक पहुंचेंगे, लीवर के साथ, लीवर के सेल में जाकर के ये क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, मल्टीप्लाई होकर लीवर के सेल को ये फाड़ देंगे मीरोजॉइट्स बन करके, एंड देन नॉर्मल सेल में पहुंचेंगे। इनके जो गैमेटोसाइट है ये एसेक्सुअल साइकिल चालू करते हैं और इनका फटाफट फटाफट क्या होता है, डिवीजन होता है। फिर इन्हीं को उठा लेता है कौन, कोई दूसरा मॉस्किटो आता है, ब्लड सक करता है और इसको लेकर के चला जाता है। अब ये मॉस्किटो जाएगा किसी दूसरे ह्यूमन को कट करेगा, है ना, किसी दूसरे ह्यूमन को काटेगा, फिर वहां जाकर के गैमेटोसाइट को छोड़ देगा। इस तरीके से क्या होगा, एक इंसान से दूसरे इंसान में वो ट्रांसफर हमको देखने को मिलता है। क्लियर बात हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब आगे आ जाओ, यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि प्लाज्मोडियम जैसे ही हमारे आरबीसी के अंदर मल्टीप्लाई होगा, सेल रप्चर होंगे और रिलीज करेंगे एक टॉक्सिक, जिसका नाम क्या है, हीमोजोइन। ये है हीमोजोइन वो सब्सटेंस जिसके कारण क्या होता है, डिजीज कॉज होता है। हीमोजोइन के बारे में अगर आप बात करो कि रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए, चिल एंड फीवर रिकरिंग, कब, 3 to 4 डेज। रिकरिंग का मतलब क्या होता है, जो बार बार रिपीट होता रहे, मतलब हर 3-4 दिन में आपको देखने को मिलेगा कि फीवर होगा। क्लियर है, दिमाग में जा रहा है, आ गया। अगला एक छोटा सा क्वेश्चन आपको ये मिल सकता है 2 नंबर में, एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी के बीच में क्या डिफरेंस है। तो ये आपको एकदम टिप पे रटा हुआ होना चाहिए भाई कि एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है, जब होस्ट का ओन सेल एक्सपोज हो जाए एंटीजन से, तब जाके बनता है एक्टिव इम्यूनिटी। देखो प्रोड्यूस कब हुआ, इम्यूनिटी प्रोड्यूस कब होता है, जब होस्ट का खुद का सेल एक्सपोज हो जाए किससे, एंटीजन को। दैट इज स्लो होता है ये, बट लॉन्ग लास्टिंग, लंबे समय तक रहता है। पैसिव क्या है, पैसिव का मतलब है कि जब आपने रेडीमेड एंटीबॉडीज अपने बॉडी में डाल दी, मतलब यहाँ पे एंटीबॉडी बने नहीं थे, यहाँ पे एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुए जब आपके शरीर के अंदर कोई एंटीजन यानी कि फॉरेन पार्टिकल आया, तब। तुरंत एंटीबॉडी नहीं बने हुए थे पहले से। बट यहाँ पे क्या हुआ, पैसिव वाले में रेडीमेड एंटीबॉडी को डायरेक्टली सप्लाई किया गया है बॉडी के अंदर, और ये है फास्ट, बहुत तेजी से काम करता है, बट शॉर्ट लिव, जैसे कि कोलेस्ट्रम हो गया, एंटीटिटेनस हो गया, ये सब जो बॉडी के अंदर डाला जाता है, ये सब क्या है, पैसिव इम्यूनिटी है। क्लियर, यहां तक दिमाग में जा रहा है, आगे आ जाओ। देखो अब यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन आ सकता है, रोल ऑफ माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट में इनका क्या रोल हो सकता है, तो देखो सबसे पहली बात तो की रोल क्या है, तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में सॉलिड्स को रिमूव किया जाता है। यहाँ पे आपको डायग्राम के थ्रू भी समझाया गया है। देखो सीवेज था, सबसे पहले स्क्रीन लगाया गया, जो बड़े बड़े पार्टिकल थे उनको हटा दिया गया। प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक है, तो जो भी स्लज है वो नीचे आके बैठ गया, जो बाकी चीजें हैं वो ऊपर, उससे हटा लिया गया। देन एरेशन टैंक में डाला गया, यहाँ पे इसको ऑक्सीजन का सप्लाई देंगे। ऑक्सीजन सप्लाई देने के बाद फाइनल सेडिमेंटेशन में डाल करके स्लज को नीचे, ये आपका ये चीज ऊपर है, इसको ट्रीट कर दो किसके साथ, पानी के साथ, और आपका जो भी वेस्ट है वो निकल जाएगा। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हम लोग किसका यूज करते हैं, माइक्रोब्स का या फिर फ्लॉक्स का यूज करते हैं। कैसे माइक्रोब्स होते हैं ये एरोबिक माइक्रोब्स होते हैं, एरोबिक। इनको क्या चाहिए, सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन। देन फ्लॉक क्या कर देता है, डिग्रेड कर देता है ऑर्गेनिक मैटर को, और रिड्यूसिंग, किसको रिड्यूस करता है, बीओडी। बीओडी का फुल फॉर्म बेटा आएगा ही आएगा, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ऑक्सीजन डिमांड किसी चीज का कम हो गया, मतलब उसका ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट कम है, इसका मतलब है कि अब उसको ऑक्सीजन कम चाहिए। और ऑक्सीजन किसी को कम चाहिए का मतलब क्या है, उसके अंदर में जो भी वेस्ट था, बात समझ में आ रहा है, जो भी उसका वेस्ट था वो क्या हो गया है, कम, ऑर्गेनिक वेस्ट कम हो चुका है उसका। क्लियर बात है, आगे आ जाओ। अगला है जेनेटिक इंजीनियरिंग के स्टेप्स। इसको तो मैं अभी 2 दिन पहले पढ़ाया हूँ। अगर आप मेरा लेक्चर फॉलो कर रहे हो, सीरीज फॉलो कर रहे हो, तो आपको ये पक्का से याद होगा। क्यों, जेनेटिक इंजीनियरिंग 2018 में आया था, देख लो। हाई चांसेस है कि ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, हाई चांसेस, पहले बता रहा हूँ, देख लो। एक्चुअली जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है, तो भाई ध्यान से देखो, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। इन्वॉल्व्स मैनिपुलेशन ऑफ डीएनए प्रोड्यूस डिजायर्ड ट्रेट यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। आप अगर अपने मन के ट्रेड्स को प्रोड्यूस करवाना चाह रहे हो किसी के अंदर में बाय मैनिपुलेशन ऑफ डीएनए, इसी को क्या बोला जाता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या क्या स्टेप्स होते हैं, तो पहला स्टेप होता है भाई आइसोलेशन ऑफ डीएनए, याद करो पढ़ाया था, किसी के सेल वॉल को तोड़ना, फिर उसके न्यूक्लियस के लेयर को तोड़ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तोड़ते हुए आप वहां तक पहुंचोगे, कहां तक, डीएनए तक। तो डीएनए इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम डोनर ऑर्गेनिज्म यूजिंग एंजाइम। कौन कौन से एंजाइम यूज होते हैं, याद करो, लाइसोजाइम बैक्टीरिया में, काइटिनेज, काइटिनेज ये आपका फंगस में, सेलुलेज, सेलुलेज प्लांट में, ऐसे करके बहुत सारे एंजाइम्स हैं जिसको अलग अलग टाइम पे आप यूज करते हो। देन रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन। रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन में क्या होता है, डीएनए इज कट एट स्पेसिफिक साइट यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जैसे कि इको R1, आपका ये एग्जांपल है, ठीक है। एम्प्लीफिकेशन ऑप्शनल, मतलब कि आप उसका कॉपी बना सकते हो, ऑप्शनल है। कैसे कॉपी बनाओगे, यूजिंग किसको यूज करोगे, पीसीआर। देन लाइगेशन के लिए आप कौन सा एंजाइम यूज कर रहे हो, डीएनए लाइगेज, वेक्टर के साथ या फिर प्लास्मिड के साथ आप उसको ले जाकर जोड़ोगे। देन ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंट्रोड्यूस इनटू द
होस्ट सेल में उसको लेकर के जाया जाएगा बैक्टीरिया के मदद से या बैक्टीरियल सेल में, ठीक है। सिलेक्शन एंड एक्सप्रेशन, अब उसको सेलेक्ट करो, सेल्स विद द रिकॉम्बिनेंट डीएनए आर सेलेक्टेड एंड अलाउड टू एक्सप्रेस द जीन। क्लियर है। इसका एक डायग्राम भी आपको बनाना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से आप समझा सकते हो। देखो यहाँ पर क्रोमोसोम लिया गया है, यहाँ भी क्रोमोसोम लिया गया है, यहाँ पर किसका सेल है, ह्यूमन का सेल है, ह्यूमन के सेल से क्रोमोसोम लिए, यहाँ आ गया आइसोलेटेड क्रोमोसोम, देखो क्रोमोसोम निकाला गया। सेम ऐसे ही यहाँ से आपने लिया बैक्टीरिया के अंदर से क्या, प्लाज्मिड, प्लाज्मिड के अंदर भी आपने क्या लिया, प्लाज्मिड आइसोलेट किया। अब देखो दोनों को ही सेम एंजाइम से कट करना है, प्लाज्मिड कट विद एंजाइम। अब जिस एंजाइम से आप प्लाज्मिड को कट करोगे उसी एंजाइम से आपको किसको कट करना है, ह्यूमन के जीनोम को भी कट करना है, ताकि कौन सा एंड बने, याद है आपको कौन सा एंड, स्टिकी एंड। अगर स्टिकी एंड बनाना है तो आपको दोनों को सेम एंजाइम से कट करना पड़ता है। देन जब आप इन दोनों को सेम एंजाइम से कट करोगे, दोनों को जोड़ दोगे तो जीन इंसर्टेड इन प्लाज्मिड एंड सील्ड यूजिंग एंजाइम, कौन सा एंजाइम, डीएनए का लाइगेज। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया। देन अब आपके पास ये प्लाज्मिड बन चुका है, अब आप इस प्लाज्मिड को क्या करोगे, ट्रांसफर करोगे, प्लाज्मिड विद जीन इंसर्टेड इन द बैक्टीरियम, यानी कि अब उसको आप कहां भेज दिए, होस्ट सेल में भेज दिए। क्लियर है, दिमाग में जा रहा है। और होस्ट सेल में जाने के बाद उसका क्या हुआ, रिप्रोडक्शन हुआ बैक्टीरिया का एंड प्लाज्मिड का, आपके जो इंसुलिन जो भी आप क्रोमोसोम जिसका भी लिए होंगे उसका प्रोडक्शन हो जाएगा। क्लियर है, तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का तरीका था। अब आ जाते हैं अगला क्वेश्चन जो यहाँ से बन ही सकता है, वो है पीसीआर। पीसीआर भी आपका 2023 था, अब रिपीट हो सकता है, मेरे को ऐसा लगता है। पीसीआर में 3 स्टेप है, कौन कौन से, डीनेचुरेशन, एक्सटेंशन और एनिलिंग। ध्यान से देखो, डीनेचुरेशन में क्या होता है, हिटिंग डीएनए टू सेपरेट स्ट्रैंड, कितने पे, 94 डिग्री सेल्सियस पे जाकर ये करना पड़ता है। तो पीसीआर का जो डीनेचुरेशन है, इसमें अगर आप देखोगे ये दोनों स्ट्रैंड डीएनए के साथ में थे, बट डीनेचुरेशन के बाद देखो ये स्ट्रैंड अलग हो गया, ये स्ट्रैंड अलग हो गया। देन इसके बाद आता है एनिलिंग। एनिलिंग का मतलब क्या होता है, प्राइमर्स बाइंड टू द स्ट्रैंड। प्राइमर, कौन सा प्राइमर, आरएनए का प्राइमर यूज किया जाता है। यहाँ पे कितने डिग्री पे हो रहा है, 54 डिग्री पे। देखो इस तरफ प्राइमर जोड़ा गया इस तरीके से, और इस तरफ भी प्राइमर जोड़ा गया इस तरीके से। जब आप प्राइमर को जोड़ते हो तो इसको बोला जाता है एनिलिंग, 54-55 डिग्री सेल्सियस पे होता है। देन आता है लास्ट, दैट इज एक्सटेंशन। एक्सटेंशन किसके मदद से होगा, टैग पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज कहां से निकाला गया है, बैक्टीरिया से। कौन सा बैक्टीरिया, थर्मस एक्वाटिकस, नाम नहीं भूलना है, इसीलिए इसका नाम पड़ा टैग। न्यूक्लियोटाइड टू एक्सटेंड द प्राइमर्स, कब हो रहा है ये, 72 डिग्री सेल्सियस। हमारा कोई भी एंजाइम 72 डिग्री सेल्सियस में काम नहीं करता, इसीलिए हमने ये एंजाइम कहां से निकाला है, बैक्टीरिया से निकाला है। कैसा बैक्टीरिया है, आर्की बैक्टीरिया है। क्लियर है, ये आपका एक्सटेंशन। क्लियर, तो इस तरीके से आप पीसीआर से क्या कर सकते हो, बहुत सारे कॉपी या एम्प्लीफिकेशन कर सकते हो अपने डीएनए का। क्लियर है। अगला जो मेरे को लग रहा है वो आ सकता है एक्सप्लेन बीटी कॉटन। कल के क्लास में मैंने एक्सप्लेन किया बीटी कॉटन, आप जा करके देखो, बहुत डिटेल में समझाया हूँ कैसे हम लोगों ने बीटी कॉटन को बनाया था। बैसिलस थ्यूरेंजिएंसिस को ही क्यों यूज किया, ऐसा क्या था उसमें कि वो कॉटन को जो आपके कीड़े होते हैं उनसे बचाने में हेल्प किया। 2024 में आया था बेटा, फिर से इस चांस आने का चांसेस मेरे को लग रहा है। ठीक है, हुआ क्या था, तो देखो बीटी कॉटन इज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप कंटेनिंग बीटी जीन फ्रॉम बैसिलस थ्यूरेंजिएंसिस। क्या होता है इससे, ये जो बीटी जीन है, ये बीटी जीन क्या करता है, प्रोड्यूस टॉक्सिन्स दैट किल्स, किसको किल करता है, ये इंसेक्ट पेस्ट को किल करने का काम करता है। क्लियर है। देन रिड्यूसेस यूज ऑफ, किस चीज का यूज कम करेगा, केमिकल पेस्टिसाइड, यानी कि कोई भी पेस्टिसाइड आपका जो आप यूज करते हो किसी भी क्रॉप को बचाने के लिए, उसका यूज जो होता है उसको कम करने में हेल्प करेगा एंड इंक्रीज करेगा किस चीज को, क्रॉप के यील्ड को। अब यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो टॉक्सिन है ये इंसेक्ट को ही क्यों मारा, ह्यूमन को क्यों नहीं मारा, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको याद रखना है कि ऐसा इसलिए हुआ सर, क्योंकि इंसेक्ट में जो गट होता है, गट, इस गट में जो पीएच होता है वो कैसा होता है, बेसिक, या फिर आप इसी को बोलते हो अल्कालाइन। ठीक है, वेयर एज ह्यूमन में ऐसा नहीं होता। ह्यूमन में क्या होता है, ह्यूमन में बेटा, ह्यूमन में आप क्या करते हो, एसिडिक पीएच होता है, इसीलिए क्या होगा, हमारे में ये चीज कुछ भी काम नहीं करता, हमारे में बेसिक पीएच नहीं है, जिसके कारण ये जो इंसेक्ट में हो रहा है, जो उनके गट को परफोरेशन कर दिया जा रहा है, मार दिया जा रहा है, वो ह्यूमन में नहीं होगा। क्लियर बात है अभी यहाँ तक, आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, डिफरेंशिएट बिटवीन इन सीटू एंड एक्स सीटू, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, आपसे ये पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन पक्का आपका बन रहा है, मेरे को लग रहा है इस साल 2024 में आया भी था। इन सीटू एक्स सीटू में क्या डिफरेंस है, तो देखो इन सीटू का मतलब क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज इन देयर नेचुरल हैबिटेट। मतलब अगर आपको किसी स्पीशीज को बचाना है तो आप उनको उनके ही जगह में रख के बचाओ। जैसे कि अगर आपको शेर को बचाना है तो उस पूरे एरिया को बचाओ ताकि शेर अपने नेचुरल हैबिटेट में ही रहे और वो बचा भी रहे, है ना। बट एक्स-सी2 क्या बोलता है, एक्स-सी2 बोलता है कि कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट। मतलब उसके नेचुरल हैबिटेट से अलग करके अगर आपको बचाना पड़े तो आप क्या बोलोगे, हाँ सर बचा तो सकते हैं, जू में ले जाएंगे, है ना। यही चीज आपको बता रहा है कि एंडेंजर्ड स्पीशीज आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम प्रेडेटर बट
एंडेंजर्ड स्पीसीज आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल एडवर्स फैक्टर। ऑल एडवर्स मतलब भाई कल को कुछ दूसरा फैक्टर आ जाए, जंगल को काट दिया जाए, हैबिटेट लॉस हो जाए, कुछ हो जाए, उन सब चीजों से बचाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, एक्सीटू। डिप्लीटिंग रिसोर्सेज आर ऑगमेंटेड, मतलब जो भी रिसोर्सेज अगर खत्म होते हैं तो आप उसको ध्यान दो कि कौन सा रिसोर्स खत्म हो रहा है। यहाँ पे दे आर केप्ट अंडर ह्यूमन सुपरविजन एंड प्रोवाइडेड विद ऑल द एसेंशियल। ह्यूमन सुपरविजन का मतलब क्या हुआ, जू वगैरह, ठीक है, वही चीज आपको यहाँ देख रहे हो। देखो एक्सीटू के अंदर एंडेंजर्ड स्पीसीज टेकन आउट ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट एंड प्लेस्ड इन स्पेशल सेटिंग। कौन सा है, जूलॉजिकल पार्क हो गया, बोटेनिकल गार्डन हो गया, क्रायो प्रिजर्वेशन हो गया, ये सारा चीज एक्सीटू के अंदर आता है। क्लियर है। इन सीटू में देखो क्या है, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब आपको उसको उसके नेचुरल हैबिटेट में ही रखना है। क्लियर है, रिकवर्स इन नेचुरल एनवायरनमेंट। क्लियर, याद रखो। आगे ये क्वेश्चन भी आपका बन सकता है भाई, पिरामिड ऑफ एनर्जी जो है ये हमेशा अपराइट क्यों होता है, ये हमेशा अपराइट क्यों होता है आपका, तो इससे क्वेश्चन क्या आएगा, तो भाई देखो सिंपल सा बात है कि अपराइट हमेशा होने का रीजन क्या है, रीजन ये है सर कि जब भी किसी को एनर्जी मिलता है तो हमको इतना तो पता है कि सर अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है, सन। सन ने एनर्जी किसको दिया, प्रोड्यूसर को। प्रोड्यूसर से एनर्जी किसमें जाएगा, हर्बीवोर्स, देन कार्निवोर्स एंड देन टॉप प्रेडेटर। इतना हमको पता है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, आप उस चीज को समझना। मैं ये बोल रहा हूं कि आपको ये चीज पढ़ाया गया था कि बेटा सनलाइट से प्रोड्यूसर केवल कितना लिया, 1 से 2% ही लिया। क्लियर है। बट प्रोड्यूसर से हर्बीवोर में कितना जाएगा, 10%। देन हर्बीवोर से कार्निवोर में कितना जाएगा, 10%। देन कार्निवोर से टॉप प्रेडेटर यानी कि टर्शियरी में कितना जाएगा, 10%। मतलब हमको इतना पता है कि सर 10% लॉ फॉलो होता है। 10% लॉ फॉलो होने के कारण क्या होगा, प्रोड्यूसर के पास जितना भी एनर्जी है वो केवल अपना 10% ही अगले वाले को देगा। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे ज्यादा एनर्जी नीचे होगा, उससे ऊपर कम, फिर और कम, फिर और कम। इसका मतलब क्या हुआ कि हमेशा ये अपराइट ही रहेगा, ये कभी भी अपसाइड डाउन या इन्वर्टेड होने वाला नहीं है। क्लियर है। तो देखो एनर्जी इज लॉस्ट एट हीट एट एवरी ट्रॉपिक लेवल, देयरफॉर टोटल एनर्जी अवेलेबल एट अ हायर ट्रॉपिक लेवल इज ऑलवेज लेस देन दैट ऑफ द लोअर लेवल, इट कैन नेवर बी इन्वर्टेड। इसको इन्वर्ट नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता पूछ दिया तो याद रखो, ओनली 10% ऑफ द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम लोअर ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। मतलब पिछले वाले से अगले वाले में केवल 10% ही जाता है, और 10% ही गया मतलब अगले वाले के पास तो कम ही गया है ना। रेस्ट इज लॉस्ट एज हीट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। क्लियर बात हुआ यहां तक। आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन जो मेरे को लग रहा है ये आ सकता है, ये आपको 3 से 5 नंबर में देखने को मिल सकता है, दैट इज एक्सप्लेन डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन को एक्सप्लेन करके बताओ क्या होता है। तो डिकम्पोजिशन वैसे तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से इस डायग्राम से देख सकते हो, बट मैं आपको समझा रहा हूं कि इसके अंदर 5 स्टेप आपको देखने को मिलेगा। पहला है फ्रेगमेंटेशन, दूसरा है लीचिंग, तीसरा कैटाबॉलिज्म, चौथा है ह्यूमिफिकेशन और पांचवा है मिनरलाइजेशन। ये आपको देखने को मिलता है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले जो डेट्राइटिवोर्स होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि डेड डिकेइंग मैटर के ऊपर फीड कर रहे हैं, वो ऑर्गेनिक मैटर को खा जाएंगे। देन लीचिंग का मतलब क्या होता है, न्यूट्रिएंट जो है वो डिसॉल्व हो जाएगा किसमें, सॉइल में। क्यों, ये जो ऑर्गेनिक मैटर था जिसको ये लोगों ने तोड़ा, इससे जो भी न्यूट्रिशन निकलेगा वो किसमें चला जाएगा, सॉइल में। देन कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन, माइक्रोब जो है वो डिग्रेड कर देंगे किसको, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को, और फिर वही बन जाएगा क्या चीज, ह्यूमस। फॉर्मेशन होगा किसका, ह्यूमस का। एंड देन मिनरल्स किसमें चले जाएंगे, सॉइल में। रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट किसमें, सॉइल में। इसी चीज को अगर आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है, मैं आपको यहाँ से भी समझा सकता हूँ। देखो अगर आप इससे स्टडी करके पढ़ोगे तो आपको इससे और अच्छे समझ में आएगा। देखो ध्यान से, यहाँ पे आपको क्या क्या चीज समझाया गया है। सबसे पहले बात, व्हाट इज डिकम्पोजिशन, लिखना भी आपको इसी तरीके से। डिकम्पोजिशन क्या होता है, तो ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक CO2, वाटर एंड न्यूट्रिएंट। रॉ मटेरियल आपको फॉर डिकम्पोजिशन डिट्राइटस, ये सब दिया हुआ है। देन स्टेप्स ऑफ डिकम्पोजिशन, क्या क्या स्टेप आएगा, तो मैं अभी आपको बताया टोटल कितने स्टेप्स होने चाहिए, 5। सबसे पहले होगा फ्रेगमेंटेशन, देन लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन, मिनरलाइजेशन। 5 स्टेप आ गए। देन फैक्टर्स अफेक्टिंग डिकम्पोजिशन, कौन कौन से फैक्टर हैं, तो भाई केमिकल कंपोजिशन और डेट्राइटस, कैसा ज्यादा केमिकल है क्या। क्लाइमेटिक फैक्टर, जैसे कि वार्म एंड मॉइस्ट कंडीशन चाहिए होता है किस चीज के लिए, डिकम्पोजिशन के लिए। अगर आप ये वाला कंडीशन नहीं प्रोवाइड कर पाओगे तो नहीं हो पाएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ डिकम्पोजिशन, क्यों चाहिए डिकम्पोजिशन, तो भाई रिलीजेस न्यूट्रिएंट बैक टू द सॉइल, सॉइल से न्यूट्रिशन लिए थे वो वापस सॉइल में चला जाएगा। देन हेल्प्स इन सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, इकोसिस्टम के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। तो यहाँ तक आपको कुछ इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे ना कि आपको उसका डेफिनेशन भी आता है, आपको उसके स्टेप्स भी पता है, फैक्टर्स पता है कि कैसे होगा, आप एक छोटा सा डायग्राम बना सकते हो उसको एक्सप्लेन करने के लिए, देन आपको नंबर लाने से कौन रोक सकता है मेरे दोस्त, कोई नहीं रोक सकता। आप बस उसको लिखने का तरीका आपका अच्छा होना चाहिए, और लिखने का जो तरीका अच्छा होना चाहिए वो मैं आपको कहाँ पे समझाया हूँ, इससे पिछले वाले वीडियो को जाके चेक करना, आंसर राइटिंग के लिए स्ट्रेटेजी बताया गया है। क्लियर है, आगे आ जाओ। देन लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, और ये क्वेश्चन मेरे को ऐसा लग रहा है कि 2023 में आया था, वापस से आपसे ये पूछ सकता है कि भाई बायोडाइवर्सिटी लॉस का कारण क्या है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। क्लियर है। इसमें मैं कोशिश किया हूं कि मैं सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगता है रिपीट हो सकते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे शेयर किए हैं।
प्लीज आप इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देख के जाना। बायोडाइवर्सिटी लॉस में सीबीएसई 2023 देखो मेन कॉज क्या है, तो भाई इनको बोला जाता है एविल क्वार्टेट। एविल क्वार्टेट मतलब 4 मेन कॉज है। कौन कौन से 4? हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, एलियन स्पीसीज और को एक्सटेंशन। आपको इसको ना विद एग्जांपल समझाना पड़ सकता है, इसलिए आप ध्यान से देखो। यहाँ देखो देखो हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन का बात करें तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अर्लियर 14% थे, अब नाउ लेस देन 6%। यानी कि भाई हमारा जो फॉरेस्ट था वही कम हो गया, वो कम होगा, हमारे फॉरेस्ट को कट किया जाएगा तो जो वाइल्ड एनिमल जो फॉरेस्ट में रहते हैं उनका क्वांटिटी ऑलरेडी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। क्लियर है, यहां तक दिमाग में जा रहा है। सेम दूसरा है ओवर एक्सप्लॉइटेशन। ओवर एक्सप्लॉइटेशन का मतलब ज्यादा ही यूज कर दिया, जैसे कि स्पीसीज लाइक स्टेलर सी काउ हैज गॉन एक्सटिंक्ट ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉइटेशन। इतना ज्यादा ओवर एक्सप्लॉइट किया गया, इतना ज्यादा शिकार किया गया, इतना उसका मिस यूज किया गया कि अब वो क्या हो गया, एक्सटिंक्ट ही हो गया। क्लियर है। दूसरा तीसरा है एलियन स्पीसीज इन्वेजन, मतलब यहां पर भी एग्जांपल दिया हूं मैं, देखो लेंटेना कैमेरा एंड वाटर हाइसिंथ इन इंडिया। इंडिया में जैसे ही ये लोग आए, ये लोग बाकी स्पीसीज का ऐसी तैसी किया और खुद इतना ज्यादा ग्रो हो गए। क्यों ग्रो हो गए? क्योंकि इनको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं था, इनका प्रेडेटर नहीं लाया गया था। समझ में आ रहा है? अकेले आ गए थे ये लोग। समझ में आ गया? ठीक है। देन को एक्सटेंशन का आपको एग्जांपल मिल जाएगा कि व्हेन अ स्पीसीज बिकम एक्सटिंक्ट अदर स्पीसीज एसोसिएटेड विद इट आल्सो बिकम्स एक्सटिंक्ट। समझ में आ रहा है? जैसे कि आपको याद होगा पिग एंड वास्प, इसका एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा, जाकर के देखो आप म्यूचुअलिज्म में। क्लियर है। अगर ये एक्सटिंक्ट होगा तो ये अपने आप एक्सटिंक्ट हो जाएगा, को एक्सटिंक्शन बोला जाता है इसको। क्लियर है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आप ये सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देखे होंगे। मैं फिर से आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, ऑल द बेस्ट बोल रहा हूं कि आप एग्जाम में अच्छे से करके आना, लेकिन इन सारे क्वेश्चंस को देख के ही जाना, छोड़ना कोई भी क्वेश्चन को नहीं। क्लियर है। ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग द एंड, सीरीज का एंड यहीं पर होगा। ठीक है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। नाक नहीं कटाना है। क्लियर है। हम लोगों को बायोलॉजी में सबसे ज्यादा नंबर लाने हैं, किसी भी सब्जेक्ट से ज्यादा। ठीक है। जितना मेहनत मैं कर रहा हूं, अगर उतना ही मेहनत आप भी किए होगे तो पक्का है कि आपका एग्जाम बहुत ज्यादा अच्छा जाएगा। क्लियर है। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी, और प्लीज एग्जाम अच्छे से देना। ठीक है।